Hello everyone, this is the first video of the memory management unit of operating system subject. This will be the outline of the whole subject of memory management. Firstly, we will discuss some background, then swapping, then contiguous memory allocation, non-contiguous memory allocation also, segmentation, then paging, then structure of a page table, then virtual memory, then page replacement algorithms. Firstly, some background about the memory management. As you all know, friends, the main purpose of a computer system is to execute programs. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस है कि वो मैक्सिमम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सके, और ये एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब वो प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में शिफ्ट हो जाएंगे. अगर वो मेन मेमोरी में शिफ्ट हो गए तो उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सीपीयू की अलॉटमेंट हो सकती है, और ये प्रोग्राम्स के साथ उनसे जो रिलेटेड डेटा है वो भी मेन मेमोरी में शिफ्ट होना ज़रूरी है. एज ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि वो एफिशिएंटली अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें एफिशिएंटली यूज़ करे. फॉर दैट पर्पस मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट की हमने प्रीवियस वीडियो में, और इसीलिए हम मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और इस यूनिट में. बिकॉज मेमोरी मैनेजमेंट भी एक एसेंशियल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का. क्यों? क्योंकि हम मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मल्टीपल प्रोसेसेस को बार बार मेन मेमोरी में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मेन मेमोरी में वो शिफ्ट नहीं होगी या उससे रिलेटेड डेटा शिफ्ट नहीं होगा उसका एग्जीक्यूशन कभी पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत सारी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स हैं. हर एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, और जनरली हर एक एल्गोरिथम के साथ कुछ ना कुछ हार्डवेयर सपोर्ट की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है. सो हम बेसिक हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट तक जाएंगे. मेमोरी मैनेजमेंट के ये जो एल्गोरिथम मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, और ये एल्गोरिथम्स प्रिमिटिव बेयर मशीन अप्रोच से लेके पेजिंग और सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज तक अप्लाई करते हैं. प्रिमिटिव बेयर मशीन से मेरा क्या मीनिंग है? प्रिमिटिव बेयर मशीन अप्रोच वो मशीन्स में है जहां कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, स्टिल हम वहाँ मेमोरी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग दीज एल्गोरिथम्स. और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं दे इम्प्लीमेंट पेजिंग एंड सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे. और सिलेक्शन इन मेमोरी मैनेजमेंट मेथड्स का कौन सी इंप्लीमेंट करनी है स्पेसिफिकली डिपेंड करेगा कि हमारे पास हार्डवेयर कौन सा है और हार्डवेयर का डिज़ाइन कैसा है, हार्डवेयर की अप्रोच क्या है. सबसे पहले बेसिक हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं. फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मेन मेमोरी जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी एंड द रजिस्टर्स दैट आर बिल्ट इनटू द प्रोसेसर इटसेल्फ आर द ओनली स्टोरेज दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली. सीपीयू डायरेक्टली सिर्फ मेन मेमोरी और रजिस्टर्स जो बिल्ट इन है सीपीयू के अंदर ही सिर्फ उन्हीं को एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली. सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. और जो रजिस्टर्स हैं जो सीपीयू में ही बिल्ट इन है उन्हें जनरली एक ही सीपीयू साइकिल में एक्सेस कर सकता है सीपीयू. बट मेन मेमोरी के साथ सेम केस नहीं है. मेन मेमोरी इज एक्सेस्ड वाया द ट्रांजैक्शन ऑन द मेमोरी बस. सो वहाँ एक से ज़्यादा सीपीयू साइकिल्स के बाद ही एक्सेस कर पाता है जब मेन मेमोरी की बात करेंगे तो. और जब एक से ज़्यादा सीपीयू साइकिल्स की बात है तो जहाँ भी हम एफिशिएंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वहाँ हम सीपीयू क्लॉक्स को मिस नहीं कर सकते. फॉर दैट पर्पज और टू accommodate a speed differential between the main memory and the CPU, a cache memory is implemented between the main memory and the CPU. Basic hardware series में next topic is base and limit registers. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जो भी प्रोसेस मेन मेमोरी, दिस इज द मेन मेमोरी, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड कर रहा है इनटू सम स्पेस, और कुछ प्रोसेसेस पहले से ही इसमें स्टोर्ड हैं और उन्होंने अपना स्पेस एक्वायर कर रखा है. इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि एवरी प्रोसेस उसने जो स्पेस एक्वायर कर रखा है मेन मेमोरी में,
that must be separated from the other process, or you can say that it should be make sure that each process has a separate memory space. अगर ऐसा हमने नहीं किया तो जो प्रोसेसेस पे हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली मॉडिफाई कर देंगी एक दूसरी प्रोसेस का कोड. ये प्रोसेस हो सकता है इस प्रोसेस के कोड को मॉडिफाई कर दे और हमारा डेटा ही इनकंसिस्टेंट हो जाए, फिर इस प्रोसेस का जो आउटपुट आने वाला है वो इनकंसिस्टेंट होगा, उसका कोई फायदा नहीं है. फॉर दैट पर्पज two registers are used. One is base register, one is limit registers. This base register hold the smallest legal physical memory address of that particular process, or you can say the starting address of that particular process, and the limit register specifies the size, or you can say the range of that particular process. Starting address is this, for example 300040 is the starting address of this particular process, and this limit register specifies the range till here this process resides into the main memory, और इसके बाद दूसरी प्रोसेस स्टार्ट कर रही है अपना एड्रेस और उसका स्पेस दूसरी प्रोसेस का है. अगर हम बेस रजिस्टर में लिमिट को ऐड कर दें तो उस प्रोसेस का लिमिट एड्रेस आ जाएगा कि ये प्रोसेस यहाँ तक मेन मेमोरी में रिसाइड कर रही है, इसके बाद दूसरी प्रोसेस का एड्रेस स्टार्ट कर रहा है. दिस इज द बेसिक हार्डवेयर. नाउ हाउ द एड्रेस बाइंडिंग एग्जीक्यूट फॉर दिस पर्टिकुलर बेस एंड लिमिट रजिस्टर. ये हमारी मेन मेमोरी है. सीपीयू किसी पर्टिकुलर, सपोज सीपीयू इज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोसेस और उसने जो भी इंफॉर्मेशन फेच करनी है उस पर्टिकुलर प्रोसेस से या उससे रिलेटेड डेटा पे या उस डेटा पे जो एग्जीक्यूशन हुआ है उसका जो आउटपुट है वो स्टोर करना है उस पर्टिकुलर डेटा में फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन. उसके लिए एक एड्रेस जनरेट किया इसने कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे डेटा फेच करना है या स्टोर करना है. दैट एड्रेस मस्ट बी चेक्ड बाय द बेस रजिस्टर एंड द लिमिट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. अगर वो एड्रेस बेस रजिस्टर से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, it can further move, else an error is generated because it is an addressing error. अगर वो बेस रजिस्टर से छोटा है एड्रेस लाइक दिस, अगर वो बेस एड्रेस से छोटा है तो वो दूसरी प्रोसेस का एरिया स्पेस होगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का एरिया स्पेस नहीं हो सकता. इट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द बेस रजिस्टर. If yes, it goes to further. If it is less than from base plus limit value, it can further move and fetch that information, else again an addressing error is generated. base plus limit value से क्या मीनिंग है मेरा, अगर base plus इस limit value को ऐड करें तो ये पर्टिकुलर एरिया आ जाता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस का. अगर इससे छोटा है तो ये आउट ऑफ बाउंड है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के एरिया स्पेस से वो बाहर है तो उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते, या अगर उसमें डेटा स्टोर करना है तो वो भी नहीं कर सकते. अगर इससे बाहर किसी दूसरी प्रोसेस में डेटा स्टोर कर दिया तो वो डेटा ही इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. दिस इज द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिमिट एंड बेस रजिस्टर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज द बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस. देयर आर सम बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन so that the data to memory address can happen. This is of basically three types. First is compile time, second is load time, third is execution time. किसी भी .exe फाइल को जब एग्जीक्यूट करना है तो उसको मेन मेमोरी में किस पर्टिकुलर स्पेस में डेटा प्रोवाइड करें या स्पेस प्रोवाइड करें, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस थ्री बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस. वो इंस्ट्रक्शंस क्या है? फर्स्ट इज कंपाइल टाइम. अगर कंपाइल टाइम में ही हमें पता चल जाए कि जो प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो प्रोसेस मेन मेमोरी में कहाँ रिसाइड करने वाली है, अगर ये पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें कि वो पर्टिकुलर जो हम .exe फाइल को रन करेंगे वो मेन मेमोरी में कहाँ रिसाइड करने वाली है, तो हम एक एब्सोल्यूट कोड जनरेट कर सकते हैं उसका. और जब भी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होगा हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं. बट किसी भी वजह से अगर उस लोकेशन को चेंज करना पड़ गया तो हर बार हमें वो एब्सोल्यूट कोड दोबारा रन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर .exe फाइल का. सेकंड इज
लोड टाइम। अगर कंपाइल टाइम पे पॉसिबल नहीं हुआ कि प्रोसेस का हम लोकेशन फाइंड आउट कर सके कि वो मेन मेमोरी में कहाँ स्पेस एक्वायर करने वाली है, देन इट इज़ पॉसिबल कि लोड टाइम पे वो कैलकुलेट हो जाए। अगर इट इज़ पॉसिबल, देन अ रीलोकेटेबल कोड इज जनरेटेड so that particular access area can be accessed। जब भी वो पर्टिकुलर प्रोसेस अपना स्पेस चेंज करेगी तो वो रीलोकेटेबल कोड को ही दोबारा एक्सेस करेंगे, उसी से उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थर्ड इज एग्जीक्यूशन टाइम। अगर प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम पे भी अपनी लोकेशन बार बार चेंज कर रही है मेन मेमोरी में, उसका कोई स्पेसिफिक एरिया डिफाइंड नहीं है, स्पेसिफिक एड्रेस डिफाइंड नहीं है कि ये प्रोसेस का यही एड्रेस स्पेस रहने वाला है ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, वो बार बार चेंज हो रहा है फॉर सम रीजंस। हो सकता है वहाँ टाइम शेयरिंग सिस्टम हो, बार बार उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाल रहे हैं फिर वापस स्वैप आउट कर रहे हैं। अगर इस तरह की प्रोसेसेस हैं, इस तरह का सिस्टम है, देन द बाइंडिंग इज डन एट द एग्जीक्यूशन टाइम। मोस्ट ऑफ द आगे जितने भी हम मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स करने वाले हैं वो एग्जीक्यूशन टाइम पे ही करने वाले हैं, और इसके लिए हमें स्पेसिफिक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा जब भी वो आगे ज़रूरत पड़ेगी। सो फ्रॉम बेसिक स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इन दिस एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग सीरीज इज बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स, सॉरी लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस। क्योंकि हमारी जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही रिसाइड नहीं कर रही, वो बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रही है। फॉर दैट पर्पज कुछ बेसिक टर्म्स पहले चेक कर लेते हैं जो आगे बार बार यूज होने वाली हैं। दैट फर्स्ट इज लॉजिकल एड्रेस, सेकंड इज फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस is the address that is generated by the CPU is known as the logical address, और you can say a virtual address। एक CPU किसी पर्टिकुलर प्रोसेस पे जब एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो इसका एक वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता जाएगा। उस वर्चुअल एड्रेस की मैपिंग करके हम फिजिकल एड्रेस पे जा सकते हैं। What is physical address? It is the actual address, or the address seen by the main memory unit is known as the actual physical address of that particular process। ये जो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस थे ये कंपाइल टाइम और लोड टाइम में सेम थे, क्योंकि वहाँ बार बार मेन मेमोरी में जो प्रोसेस थी वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रही थी। बट ये डिफरेंट होंगे जब एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग की बात आएगी। द सिंपलेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट द लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस इज द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, और यू कैन से अ MMU हार्डवेयर, जो कि एक जनरलाइजेशन फॉर्म है जो हमने बेस रजिस्टर स्कीम पीछे की थी। और ये जो बेस रजिस्टर्स जो अभी तक हम कर रहे थे वो इस पर्टिकुलर MMU के अंदर होंगे रीलोकेशन रजिस्टर्स। दिस रीलोकेशन रजिस्टर्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ बेस रजिस्टर्स। होता क्या स्कीम के अंदर, जो हमारी यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट की है, हमने यूजर प्रोग्राम रन कर रखा है, वो कभी भी फिजिकल एड्रेस को डायरेक्टली फेच नहीं कर सकता। इट नेवर सीज द रियल फिजिकल एड्रेस, it never sees the real physical address, it can only retract the logical, or you can say the virtual address that is generated by the CPU, or you can say the user program deals with the logical address only, but the actual address is what? The physical address that is implemented using the hardware that is known as relocation registers। उसकी कुछ particular value होगी, वो value उस virtual address में add करके इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन पे हम मेमोरी को फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्चुअल एड्रेस जनरेट किया सीपीयू ने किसी पर्टिकुलर प्रोसेस पे जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द सीपीयू उसका एड्रेस होना चाहिए 346, बट जब उसे एक्चुअल में मेमोरी में उसे एग्जीक्यूट करना होगा तो वो एक हार्डवेयर के थ्रू जाएगा, दैट इज रीलोकेशन रजिस्टर। वो उसमें एक वैल्यू ऐड करेगा और एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है और उसे फेच कर देगा, जिसको सीपीयू से कोई रिलेशन नहीं है और पर्टिकुलर प्रोसेस उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। इट नेवर सीज द रियल फिजिकल एड्रेस, इट कैन ओनली डील विद द लॉजिकल एड्रेस। नेक्स्ट टॉपिक इज स्वैपिंग। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट अ प्रोसेस मस्ट बी इनटू द मेमोरी, और अ प्रोसेस मस्ट बी पुट इनटू द मेमोरी सो दैट इट्स एग्जीक्यूशन कैन स्टार्ट, और सीपीयू अलॉटमेंट कैन ओनली बी डन आफ्टर एक प्रोसेस अपना स्पेस मेन मेमोरी में एक्वायर कर लेगी। बट समटाइम्स वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड कर रही है
that must be swapped out from that main memory onto some backing store for some reasons, or to implement multi-programming as well as हमने एक राउंड रॉबिन एल्गोरिथम किया था. राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए भी समटाइम्स वो जो प्रोसेस मेन मेमोरी में रिसाइड कर रही है, दैट प्रोसेस मस्ट बी स्वैप्ड आउट ऑन टू सम बैकिंग स्टोर, सो दैट जब उसकी जरूरत होगी तो वो बैकिंग स्टोर से स्वैप्ड इन करके दोबारा मेन मेमोरी में ले आएंगे ताकि उसका फर्दर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके. This swapping in and swapping out is sometimes also called as roll out or roll in. Now a question arises that does this swapped out processes, जो हमने प्रोसेस को स्वैप आउट किया है किसी बैकिंग स्टोर में, जब उसे स्वैप इन करेंगे सिस्टम के अंदर तो वो क्या उसी फिजिकल एड्रेस में मेन मेमोरी में जो उसका पहले फिजिकल एड्रेस था क्या वहीं रिसाइड करेगी या नहीं. ये टोटली डिपेंड करेगा कि हमारी एड्रेस बाइंडिंग क्या है. एड्रेस बाइंडिंग हमने थोड़ी देर पहले की थी. 3 तरह की एड्रेस बाइंडिंग थी, कंपाइल टाइम, लोड टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम. जनरली हमारी यूनिक्स, लाइनेक्स और विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें टोटली स्वैपिंग को डिसेबल कर रखा है. डिसेबल्ड है, स्वैपिंग अलाउड नहीं है. इसकी कुछ मॉडिफाइड वर्जन्स जरूर हम आगे देखेंगे जो वहां अप्लाई करते हैं. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द स्वैपिंग. ये हमारी मेन मेमोरी है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड कर रहा है इनटू सम पार्ट, और यहाँ हमारी यूजर प्रोसेसेस हैं और कुछ प्रोसेसेस हैं. अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस यहाँ रिसाइड कर रही है फॉर सम रीजन, अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग अप्लाई कर रहे हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, या उस प्रोसेस की अभी जरूरत नहीं है मेन मेमोरी और किसी दूसरी प्रोसेस को स्वैप इन करना चाहते हैं, और इस प्रोसेस का एरिया जो इसने एक्वायर कर रखा था वो फ्री करना चाहते हैं, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस मस्ट बी स्वैप्ड आउट एंड इट मस्ट बी स्टोर्ड ऑनटू दी सम बैकिंग स्टोर. और जब उसकी जरूरत होगी या किसी दूसरी प्रोसेस को हम स्वैप इन कर देंगे, या इसकी जरूरत होगी जब इसे भी स्वैप इन कर देंगे बाद में. One thing must be noted that this particular swapping, or you can say context switching, is a totally overhead to the operating system. Suppose हमारे पास एक 100 MB की प्रोसेस है जो रन कर रही थी, मेन मेमोरी में थी. अगर उसे स्वैप आउट करना है सिस्टम में और हमारा ट्रांसफर रेट अगर अब एज्यूम करें कि 50 MB पर सेकेंड था, तो अराउंड 2 सेकेंड्स लग जाएंगे इसको स्वैप आउट करने में सिस्टम में, और यू कैन से 2000 मिली सेकेंड्स लग जाएंगे स्वैप आउट करने में. और जब इसे स्वैप इन करना होगा वो भी ट्रांसफर रेट सेम होने वाला है, अगेन 2 सेकेंड या 2000 मिली सेकेंड का टाइम फिर लग जाएगा. द टोटल टाइम विल बिकम दी 4000 मिली सेकेंड्स. ये जो 4000 मिली सेकेंड है ये टोटल ओवरहेड सिस्टम में, और ऐसी कई सारी प्रोसेसेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करना पड़ेगा बार बार. सो जो हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में हम जो टोकन यूज कर रहे थे या क्वांटम यूज कर रहे थे वो इस 4 मिली सेकेंड से कम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम तो उसे स्वैप आउट और स्वैप इन करने में लग रहा है सिस्टम में, तो वो एग्जीक्यूशन में तो टाइम डिपेंड कर ही नहीं पाएगा सीपीयू में. फॉर दैट पर्पस जनरली लेटेस्ट या न्यू वर्जन्स यूनिक्स और विंडोज में हम इस बेसिक मेथड जो स्वैपिंग का है इसे एज इट इज अप्लाई नहीं करते, इसके कुछ मॉडिफाइड वर्जन अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज मेमोरी एलोकेशन. मेमोरी एलोकेशन में फर्स्ट है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन. दिस मेमोरी एलोकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू बेसिकली 2 फॉर्म्स ओनली. कुछ मेथड्स हैं हमारे टोटली कंटीजियस और कुछ मेथड्स होंगे टोटली नॉन कंटीजियस. या तो मेमोरी एलोकेशन होगा कंटीजियस या होगा नॉन कंटीजियस. कंटीजियस का डिक्शनरी मीनिंग है कंटिन्यूअस, और नॉन कंटीजियस का एज इट इज नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. फर्स्ट इज कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन और यू कैन से कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. एज द नेम सजेस्ट, जो एलोकेशन मेमोरी का होने वाला है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस फॉर्म. जो प्रोसेस एक मेन मेमोरी में रिसाइड करने वाली है कुछ एरिया के अंदर, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, एक साथ होगा. अगर नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होगा तो वो नॉन कंटीजियस होगा, नॉन कंटिन्यूअस होगा. कुछ पार्ट किसी मेमोरी मेन मेमोरी के पोर्शन में होगा और दूसरा पार्ट मेमोरी की अलग लोकेशन में होगा. दिस इज नॉन कंटीजियस, वो हम बाद में देखेंगे. तो फर्स्ट इज कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, दैट इज कंटिन्यूअस एलोकेशन. This contiguous memory allocation was one of the early methods. The implementation of this continuous allocation or contiguous allocation is done by the relocation registers.
by implementing base registers, limit registers and memory management units, जो अभी तक हम पहले कर चुके हैं। इनकी हेल्प से कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की इम्प्लीमेंटेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। लाइक दिस, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा सीपीयू, लिमिट रजिस्टर से उसे कंपेयर करेगा, अगर यस है तो कंटिन्यू करेगा, एल्स एक एरर जनरेट कर देगा और रीलोकेशन रजिस्टर से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को, इंफॉर्मेशन को फेच कर देगा या स्टोर कर देगा। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, उससे और क्लियर हो जाएगा। दैट इज, इस तरीके से कुछ मेमोरी एलोकेशन होगा। मेन मेमोरी के कुछ पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड करेगा और जो भी प्रोसेस होगी, सपोज एक प्रोसेस 5 है, उसका जितना भी रिक्वायर्ड डेटा है वो एक साथ एक पर्टिकुलर लोकेशन में सेव होगा। ऐसा नहीं होगा कि फिफ्थ प्रोसेस जो है, प्रोसेस 5 का कुछ एरिया तो यहाँ है और कुछ स्पेस उसने यहाँ एक्वायर कर रखा है। ऐसा नहीं होगा। जितना भी डेटा प्रोसेस 5 को नीडेड है फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन, वो एक साथ स्टोर होगा मेन मेमोरी के अंदर, फ्रॉम वन बेस रजिस्टर टू द लिमिट रजिस्टर। और ये जो पार्टीशन होंगे, ये वेरिएबल साइज के पार्टीशन होंगे। प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि प्रोसेस को साइज कितना है, उसे रिक्वायर्ड डेटा कितना है। अगर एक प्रोसेस बहुत बड़ी है तो उसे जो कंटिन्यूस डेटा मिलेगा, कंटिन्यूस एरिया मिलेगा, वो ज़्यादा होगा। एक प्रोसेस को रिक्वायरमेंट कम है तो उसी हिसाब से उसको एरिया भी कम मिलने वाला है। तो ये एक वेरिएबल साइज का पार्टीशन करेगा, अलग अलग प्रोसेसेस की डिपेंड करेगा कि उनके साइज की रिक्वायरमेंट कितनी है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन होल्स क्रिएट होंगे मेन मेमोरी में। होल्स क्या है? सपोज सबसे पहले एक प्रोसेस आई P5 और उसे कुछ मेमोरी एलोकेशन होगी मेन मेमोरी में। उसके बाद कोई प्रोसेस आई सिस्टम में, प्रोसेस 8, उसका साइज बहुत बड़ा था और उसके भी कुछ ना कुछ एरिया मिल गया मेन मेमोरी में और उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक और छोटी प्रोसेस आई, प्रोसेस 2, उसने भी अपना स्पेस एक्वायर कर लिया मेन मेमोरी में। एग्जीक्यूशन हुआ, जैसे ही प्रोसेस 8 ने अपना कंप्लीशन कर लिया, एग्जीक्यूशन कर लिया या आउटपुट जनरेट कर दिया, अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेगी, मीनिंग मेन मेमोरी में स्पेस वेकेंट कर देगी, एक होल क्रिएट हो जाएगा बहुत बड़ा। अब कोई नई प्रोसेस सिस्टम में जनरेट होती जा रही है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस है या यूजर डिफाइंड प्रोसेसेस है, वो आती जा रही है। सपोज एक नई प्रोसेस जनरेट हुई P9 और उससे मेन मेमोरी में स्पेस एक्वायर हो गया उसका, दैट वो छोटी प्रोसेस है तो उस बड़े से होल में से उसने कुछ एरिया एक्वायर कर लिया। एक और प्रोसेस आई P10, उसने भी कुछ एरिया एक्वायर कर लिया क्योंकि स्पेस अवेलेबल है मेरे पास। ऐसे मेरे पास वेरिएबल साइज के होल्स क्रिएट हो जाएंगे। या तो वो प्रोसेस उसमें रिसाइड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो डिपेंड करेगा वो होल का एरिया कितना है। बट बेसिकली मेरा मीनिंग यहाँ कहने का है कि वहाँ वेरिएबल साइज के होल क्रिएट हो जाएंगे और इन होल से एक अलग तरीके की प्रॉब्लम फेस करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम। मीनिंग क्या है इसका? जो भी नई प्रोसेस मेन मेमोरी में रिसाइड करना चाहती है, वो कौन से पर्टिकुलर होल में, जो वेरिएबल साइज के लेफ्ट ओवर होल्स बच गए मेन मेमोरी में, वो पर्टिकुलर नई प्रोसेस जो सिस्टम में आना जा रही है, मेन मेमोरी में रिसाइड करना जा रही है, वो कौन से नए होल में स्पेस एक्वायर करे। दैट इज डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम। 3 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से होल में वो रिसाइड करेगी, क्योंकि बहुत सारे होल्स लेफ्ट ओवर हैं। दैट इज, फर्स्ट इज फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। मीनिंग क्या है इनका? एज इन दिस एग्जांपल, ये हमारी मेन मेमोरी में जो वाइट ब्लॉक्स हैं वो फ्री ब्लॉक्स हैं, लाइक दिस। ये जो बीच में लेफ्ट ओवर होल्स हैं ये हमारे फ्री ब्लॉक्स हैं। इनमें कोई भी नई प्रोसेस इजीली रिसाइड कर सकती है किसी भी साइज की। मतलब सपोज जितना साइज उसका है, ये 36 MB की अगर स्पेस है तो इसमें 36 MB तक की कोई भी प्रोसेस रिसाइड कर सकती है। इसमें 14 MB तक की कोई भी प्रोसेस रिसाइड कर सकती है। ये जो ब्लू है ये है एलोकेटेड ब्लॉक, इनमें पहले से ही कोई अदर प्रोसेस रिसाइड कर रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो हम इस डेटा को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई दूसरी प्रोसेस इस पर्टिकुलर एरिया में आएगी तो इस ब्लू एरिया में जो पहले से प्रोसेस है उसके डेटा को वो इनकंसिस्टेंट डेटा कर देगी, वो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। थर्ड इज द पिंक वन, वो है पॉसिबल न्यू एलोकेशन। इनमें से किस में नई एलोकेशन एरिया में नई प्रोसेस रिसाइड कर सकती है। सपोज इन दिस एग्जांपल कोई 16 MB की नई प्रोसेस है जो इस मेन मेमोरी में स्पेस एक्वायर करना चाहती है। तो हमारी डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन क्या कह रही है? सबसे पहले फर्स्ट फिट, एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ। 16 MB को
वहां प्लेस करेंगे जो इसके लिए सबसे पहले सुटेबल प्लेस मिल जाएगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे या बॉटम से, वो डिपेंड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी डेफिनेशन कैसी है। अगर वो यहाँ से सर्च करना स्टार्ट कर रहा है, सपोज 8 MB का स्पेस अवेलेबल है, इसके लिए इनफ नहीं है। 12 MB का स्पेस अवेलेबल है, इसके लिए इनफ नहीं है। 22 MB का स्पेस है, दैट इज फर्स्ट बिग होल, दैट इज बिग इनफ। वहां उस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्टोर कर देंगे लाइक दिस। इस पर्टिकुलर एरिया में ही स्टोर कर देंगे। 16 MB की जो प्रोसेस आई थी, हमारे पास लेफ्ट ओवर होल बच जाएगा अब सिर्फ 6 MB का, लाइक दिस। दिस इज फर्स्ट फिट। सेकेंड इज बेस्ट फिट। एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ। अब उसी 16 MB की प्रोसेस के लिए पूरी एंटायर लिस्ट को सर्च करेंगे, और सर्च किस वे में करेंगे, जो भी स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ होगा उस पर्टिकुलर 16 MB प्रोसेस के लिए, उसमें इस पर्टिकुलर 16 MB के प्रोसेस को इंसर्ट कर देंगे, उसे स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। दैट विल बी नोन एज बेस्ट फिट एल्गोरिथम। दैट इज पूरी एंटायर लिस्ट को सर्च किया हमने, 8 MB, 12 MB, 22 MB, 18 MB, 8 मेगाबाइट्स, 6 मेगाबाइट्स, 14 मेगाबाइट्स, 36 मेगाबाइट्स। 16 MB के लिए बेस्ट फिट मिला मुझे 18 मेगाबाइट्स में। यहाँ बेस्ट फिट इसे प्रोवाइड कर देंगे, और 2 MB का लेफ्ट ओवर होल मेरे पास वेकेंट रह जाएगा। थर्ड इज वर्स्ट फिट। एलोकेट द लार्जेस्ट होल। इसके अंदर भी पूरी लिस्ट को एंटायरली सर्च करना पड़ेगा, और जो सबसे बड़ा होल होगा उसके अंदर उस पर्टिकुलर कोई भी जो नई प्रोसेस आ रही है उसे इंसर्ट कर देंगे। इस पूरी लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा होल है 36 MB, और इसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिसाइड कर देंगे। लेफ्ट ओवर होल बचेगा मेरे पास 20 MB का। फर्स्ट फिट को अप्लाई करना इजी है, पूरी लिस्ट को सर्च नहीं करना, फास्ट है। अगर हम बेस्ट फिट अप्लाई करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट लेफ्ट ओवर होल बच जाते हैं, जिसमें ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम है कि 2 MB की जो स्पेस अवेलेबल है, जनरली कोई इतनी छोटी प्रोसेस नहीं आएगी जो इस 2 MB स्पेस को एक्वायर करेगी। तो ये एक प्योर ओवरहेड है हमारे पास मेन मेमोरी में कि इस 2 MB स्पेस की इंफॉर्मेशन भी रखनी है कि ये वेकेंट है और इसका कोई यूज भी नहीं है। थर्ड इज वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट के अंदर हमें सबसे बड़े लेफ्ट ओवर होल्स मिल जाते हैं, जिसमें कई नई प्रोसेस भी आ सकती है। तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी नोटेड। अब इस कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम के अंदर चाहे हम बेस्ट फिट लगाएं, फर्स्ट फिट लगाएं या वर्स्ट फिट लगाएं, एक प्रॉब्लम जनरेट होगी हमारे सामने। डेफिनेटली वो प्रॉब्लम होगी फ्रेगमेंटेशन की। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन क्या है। सपोज हमारे पास ये एलोकेटेड स्पेसिस है और कुछ फ्री स्पेसिस अवेलेबल है। टोटल फ्री स्पेसिस है हमारे पास 10 KB, 26 KB, 20 KB एंड 16 KB एंड 36 KB। अराउंड 96 KB हमारे पास फ्री स्पेस है। इतना फ्री स्पेस होने के बाद भी अगर हमारे पास कोई एक ऐसी प्रोसेस सिस्टम में आ रही है, सपोज उसका साइज सिर्फ 14 KB है या 40 KB है या 50 KB है, 50 KB तक की कोई भी प्रोसेस मैं इस पर्टिकुलर मेन मेमोरी के अंदर रन नहीं कर सकता या उसे स्पेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। रेदर मेरे पास स्पेस 50 KB से बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मेरे पास 96 KB का स्पेस अवेलेबल है। स्टिल मेरे पास 50 KB तक की प्रोसेस को रन करने के लिए स्पेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, एक जगह है, वो 50 KB नहीं है। इसलिए इस अलग अलग जो फ्री स्पेसिस है इसका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मेरी प्रोसेस है 50 KB की और 50 KB एक जगह अवेलेबल नहीं है। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम, और यू कैन से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दो टाइप की फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम वो है जब मेरे पास टोटल मेमोरी स्पेस तो अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, बट जो प्रोसेस जो है जिसको मेरे को एरिया इसको रिक्वायर्ड है मेन मेमोरी के अंदर, उसे स्पेस प्रोवाइड फिर भी नहीं कर पा रहा क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम आएगी जहां इस मेमोरी का एलोकेशन सपोज 10 KB और 10 KB 10 KB की फॉर्म में ही कर रखा है, इक्वल पार्टीशन कर रखा है मैंने प्रोसेसेस के लिए, या
जो प्रोसेस आएंगी वो इतने मेमोरी स्पेस में ही रिसाइड करेगी। वहाँ एक्सटर्नल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी। सपोज मेरे पास 10 KB के मैंने स्पेस एलोकेट कर दिए, जो भी प्रोसेस आएगी या 10 KB से छोटी होगी या बड़ी होगी तो मैं स्पेस प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। अगर छोटी होगी, सपोज 8 KB की फाइल आई, प्रोसेस आई, तो उसे 8 KB इजीली एलोकेट कर दूंगा। बट जो 2 KB स्पेस लेफ्ट और रह जाएगा उसका सिस्टम में मेन मेमोरी में कोई यूज नहीं है, और मेरा मेन मेमोरी जो है वो एफिशिएंटली यूज नहीं हो रही, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेस लेफ्ट ओवर हैं वो इतने छोटे हैं कि उन्हें कभी यूज नहीं कर सकते। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। इन दोनों प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट का है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कंपैक्शन इज द सॉल्यूशन फॉर द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कंपैक्शन में क्या होगा, जितने भी लेफ्ट ओवर होल्स हैं उनको एक साथ कंबाइन कर देंगे, और जो प्रोसेसेस अलग अलग एड्रेस स्पेसिस में थी उनको रीलोकेट करके एक साथ कर देंगे। ये पॉसिबल जब ही हो सकता है जब हम उन्हें रीलोकेट करने की पॉसिबिलिटी सिस्टम में हो। वो प्रोवाइड कर सकता है सिर्फ हमें कि हमारी जो एड्रेस बाइंडिंग है, जो हमने पहले पढ़ी थी, 3 तरह की एड्रेस बाइंडिंग थी, कंपाइल टाइम, लोड टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम। तो कंपाइल टाइम और लोड टाइम पे तो वो पॉसिबल नहीं है। एग्जीक्यूशन टाइम अगर हम अप्लाई करें एड्रेस बाइंडिंग, तो हम कंपैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम पे मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेसेस को ऊपर या नीचे कभी भी शिफ्ट करा जा सकता है, अकॉर्डिंगली हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। This was all about part 1 of the memory management video. Thanks for watching. Please do subscribe the channel. Thank you so much.